मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएसएलएम में। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत में छठवीं क्लास में प्रवेश कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले दो क्लासों में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत में जब सिंध क्षेत्र पर आक्रमण होता है कासिम का, यानी मोहम्मद बिन कासिम का, यानी एक अरबी व्यक्ति का, तो भारत की स्थिति कैसी होती है। और मैंने आपको बताया था कि भारत उस वक्त 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तो इस भौगोलिक क्षेत्रों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले जो पिछली क्लास थी वो हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र थे, जो पहाड़ी राज्य थे, वो कौन कौन से थे और वहां पे कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति शासन कर रहे थे। जहां पर आपने अफगानिस्तान को देखा था, आपने कश्मीर को देखा था, असम को देखा था। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र की, जिसे बोलते हैं बंगाल। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो समतल मैदानी क्षेत्र थे भारत के अंदर, जो गंगा और सिंधु के मैदानी क्षेत्र थे, जो दूसरा भौगोलिक क्षेत्र का दूसरा जो उदाहरण था, वहां पर उन्होंने चर्चा करी थी। तो उन्होंने सिंध क्षेत्र की चर्चा कर ली थी और उन्होंने कन्नौज की चर्चा कर ली थी, जो कि दोनों बेहद महत्वपूर्ण जगह थी। आपको याद होगा, आप उसके नोट्स जरूर बना के रखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग प्रवेश करते हैं बंगाल। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि कालांतर में आपको इसकी बहुत सारे वंशों के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में उदाहरण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग पाल के, यानी बंगाल के क्षेत्र पर। दोस्तों, बंगाल का जो क्षेत्र है ये आज के समय से नहीं, अति प्राचीन समय से ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। देश की इकोनॉमी में हो या देश में सैन्य रूप से हो, किसी भी रूप से अगर देश को अच्छा एक योगदान प्रदान करता है तो ये बंगाल क्षेत्र बहुत अग्रणी होता है। दोस्तों, इस बंगाल क्षेत्र में 200 ईस्वी के आसपास की बात हो रही है। 200 ईस्वी के आसपास, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपको देखने को नहीं मिलता है। आप देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि जो बंगाल का जो क्षेत्र है ये 2 भागों में विभाजित किया गया था। देखिए, सबसे पहले आपका आता है पश्चिम व उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, एक तो ये क्षेत्र डिवाइड किया गया था और दूसरा जो क्षेत्र था ये पूर्वी मध्य भाग था। तो इस पूरे बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया था। कहने का तो आप आज भी कह सकते हैं, एक पश्चिम बंगाल हो गया जो अपने इंडिया के क्षेत्र में आता है, और एक पूर्वी बंगाल हो गया जो बांग्लादेश के नाम से विभाजित कर दिया गया। परंतु यदि हम लोग उस वक्त के हिसाब से देखें तो ये भी 2 भागों में विभाजित किया गया था और यहाँ पर 2 अलग बड़े बड़े वंश शासन कर रहे थे। आपको ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, सबसे वंश की बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको पूर्वी मध्य भाग आता है, पूर्वी मध्य भाग, आप सभी इसको इमेजिन कर सकते हैं। वहां पर बंग, उस क्षेत्र को हम लोग बंग बोला करते थे, बंग। इसी बंग से बाद में बंगाल का निर्माण हो गया। और जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था, वहां पर गौड़ वंश शासन किया करता था। शायद आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा कि बंगाल के क्षेत्र में गौड़ों का शासन था। तो ये गौड़ वंश जो थे ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर ही शासन करते थे, और ये जगह का नाम है, उसके नाम से ही इस वंश का नाम शुरू हो गया था। तो दोस्तों, इसी गौड़ वंश में जो दोनों वंश रहे हैं, यानी मैं अगर दोनों क्षेत्र को मिला दूं और दोनों की बात करूं, मैं बंग की बात भी करूं और गौड़ों की बात भी करूं, तो दोस्तों ये दोनों जो क्षेत्र थे ये मौर्यों के काल में मौर्यों के अधीन हुआ करते थे। क्योंकि आपको पता है, मौर्य एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था। उसी की तरह गुप्त साम्राज्य भी एक अति विशाल साम्राज्य था। ठीक है, तो ये दोनों साम्राज्यों के अधीन रहता है। जब मौर्यों का साम्राज्य होता है तो ये मौर्यों के अधीन होते हैं, और जब गुप्तों के साम्राज्य आता है तो ये उनके अधीन होते हैं। परंतु कालांतर में ये स्वयं स्वतंत्र हो जाते हैं, और जब ये स्वतंत्र होते हैं तो गौड़ों पर एक शासक आता है, जिसका नाम विशेष रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है। वैसे तो आपको बहुत सारे शासक मिलेंगे, परंतु हम सबके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी शशांक के बारे में। दोस्तों, ये शशांक नाम का एक गौड़ शासक आता है। ये शशांक शासक जो होता है ये हर्ष का समकालिक होता है, और यह आपने शायद पढ़ा होगा कि यह जो होता है यह हर्षवर्धन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं, यानी हर्षवर्धन कौन, वर्धन वंश का, पुष्यभूति वंश का सबसे अंतिम शासक होता है ये, इसका सबसे बड़ा दुश्मन यही शशांक, यही गौड़ नरेश होता है। क्यों? क्योंकि इसने उसके बड़े भाई की हत्या करी थी। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या करी थी इसी शशांक द्वारा। इसलिए शशांक हर्षवर्धन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और गद्दी पर बैठने के लिए यह सबसे बड़ी बदला लेने का काम इससे करता है। इससे बदला लेने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, ये एक असम के एक शासक होते हैं जिनका होता है भास्कर वर्मन। ये कामरूप शासक होते हैं। दोस्तों, कामरूप वर्ड असम के शासकों के साथ इस्तेमाल होता है। एक वंश का नाम है कामरूप वंश का एक शासक होता है भास्कर वर्मन, जो कि असम के क्षेत्र में शासन करता था। आप अगर मैप पे देखेंगे तो आपको असम बगल में ही दिखाई देगा, पूर्वी भारत में आता है।
तो ये हर्ष का मित्र हो जाता है, हर्ष से मित्रता कर लेते हैं और दोनों मिल करके इसी शशांक के खिलाफ, यही गौड़ नरेश के खिलाफ एक विद्रोह कर देते हैं, एक युद्ध का ऐलान कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह यानी हर्षवर्धन स्वयं शशांक को हराने में, पराजित करने में सफल हो जाते हैं और इस प्रकार वो अपना स्वयं का बदला लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक कहानी बताई, आपको याद रखना है कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर बंगाल की गौड़ वंश का शासन था और जबकि पूर्वी मध्य भाग क्षेत्र पर बंगाल, जिसे हम लोग बंग बोल दिया करते हैं, यहाँ पर शासन कई जगह और लोगों का रहा, जिनके बारे में आपको बहुत अधिक चीजें जानने को नहीं मिलती। परंतु कालांतर में काफी वक्त बीतने के बाद, मतलब आप कहें तो 8वीं शताब्दी के अंत में, यानी 8वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर पाल वंश की नींव रखी जाती है। दोस्तों यह बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इस पाल वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियां आगे आने वाली क्लासों में आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं हर एक महत्वपूर्ण वंश के बारे में आपकी पर्सनली एक एक क्लास लूंगा, जो आपको इस सब चीजों के बारे में बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड कराएंगी। तो दोस्तों अभी हम लोग इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर पाल वंश की स्थापना कर दी जाती है 8वीं शताब्दी के अंत में और इसकी स्थापना गोपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों गोपाल नाम का एक शासक आता है जो अति महान, अति शक्तिशाली शासक था। इसने क्या किया था, जब इसने अपनी इस वंश की स्थापना करी थी तो इसने अपनी शक्ति के फलस्वरूप इसने समस्त गौड़ साम्राज्य को और बंग को, दोनों को अपने अधीन कर लिया था। आपको याद रखना है दोस्तों, तब यहाँ पर कोई अकेला व्यक्ति नहीं था, अलग अलग नहीं थे, ये दोनों एक ही व्यक्ति के अंडर में आ चुके थे और वह था गोपाल। तो दोस्तों इस महान साम्राज्य की नींव रखी जाती है गोपाल के द्वारा और इस प्रकार से यह वंश आगे चलता, वह आगे बढ़ता है। इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जब त्रिपक्षीय संघर्ष की आप लोग बात सुनेंगे आने वाले क्लासों में, तो आपको इसका भी योगदान देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बंगाल के बारे में बताया। अब मैं बात करता हूं गंगा और सिंधु के एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र के मैदान के बारे में, जो कि आपका कहलाता है मालवा। यह मालवा बहुत प्राचीन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है भारत के अंदर। यदि आप बात करें खनिजों के बारे में, खनिजों के क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त कुछ काली मिट्टी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक चीजों के बारे में या कुछ महत्वपूर्ण उपजाऊ चीजों के बारे में, तो ये बहुत ज्यादा काम करने वाला क्षेत्र है, बहुत ज्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू देने वाला क्षेत्र रहा है। अति प्राचीन समय से भारत की महान सत्ता का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाला एक राज्य रहा है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 8वीं शताब्दी में, इसी 8वीं शताब्दी में यहाँ पर एक बहुत बड़े वंश का उदय होता है, जिसे बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि गुर्जर एक जाति होती है जो कि राजस्थान में स्पेशली ये मारवाड़ी, जोधपुर और इन जगहों से मिलकर के बनती है, मतलब यहाँ के लोग गुर्जर कहे जाते हैं, विशेष जाति होती है। आज के वक्त भी आपको गुर्जर वंश के बारे में या गुर्जर जाति के बारे में आपको अक्सर इलेक्शंस में भी देखने को मिलता है। जब राजस्थान में इलेक्शन होते हैं तो आपको गुर्जर जाति के बारे में आपको काफी कुछ सुनने को मिलता रहता है। तो दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार अपने को गुर्जर जाति से ही मानते थे और राजस्थान में इनका उदय होता है, राजस्थान से ही जुड़े हुए ये लोग होते हैं, परंतु उनका जो साम्राज्य विस्तारित होता है ये मध्य क्षेत्र में होता है। आपसे कह दूं कि थोड़ा बहुत गुजरात का एरिया, थोड़ा दक्षिण का एरिया, दक्षिण से आपका संबंध हो गया हल्का सा महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र का एरिया, इसके तो ये सब इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र का अतिरिक्त जो आपका मध्य प्रदेश का जो एरिया हो गया, ये भी इनके अंडर में होता है। अपनी शक्ति का प्रसार करते हैं, इनके पास घोड़ों की एक बहुत ही विशाल सेना होती है और ये बहुत तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। ये गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी होती है ये उज्जैन होती है। दोस्तों इसकी एक और राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे जो अगली क्लास में। तो इसकी एक महत्वपूर्ण कैपिटल जो होती है वो उज्जैन होती है और इस वंश का संस्थापक होता है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र इस वंश का संस्थापक होता है। इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा इस वंश के बारे में दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको बता रहा हूं कि जब अरबों का आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो भारत में नागभट्ट द्वितीय नामक शासन में था इस गुर्जर प्रतिहार वंश में। बहुत ही ताकतवर, बहुत शक्तिशाली शासक था। इसके बारे में हम लोग चर्चा आगे वाली क्लासों में करेंगे। यहाँ पर एक और शासक का जिक्र होता है जिसका नाम था मिहिर भोज। भोज भी बोलते हैं, परंतु ये वह भोज नहीं है जिसे हम लोग राजा भोज और गंगूतेली के नाम से जानते हैं। तो वो कहानी वाला भोज नहीं है, वो परमार वंश में आते हैं दोस्तों। उनके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। यह मिहिर भोज होता है जो अपनी शक्ति का संचरण भी करता है और जो इसकी शक्तियां खत्म हो चुकी होती हैं, जो राज्य कुछ कंट्रोल कम कर चुका होता है, उसको भी विस्तारित करने के लिए ये काम करता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि संस्थापक कौन था, ये हरिश्चंद्र था। ऐसे यह संस्थापक कौन था, गोपाल था। आपको इन बातों में बहुत अधिक ध्यान। बात करने वाले हैं भौगोलिक उस क्षेत्र की के तीसरे पॉइंट की, यानी हम लोगों ने सबसे पहले आपने बात करी थी जो हिमालय के जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहां की बात कर ली थी।
हम लोगों ने सिंधु और गंगा के मैदानी राज्यों के बारे में बात कर ली थी। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण की ओर। दोस्तों यहाँ पर आपको, अगर आप लोग थोड़ा दक्षिण प्रवेश करना चाहेंगे भारत के, तो वहां सबसे पहले आपको जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य मिलता है, दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आपको जिन वंशों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सारे वंश एक साथ एक ही समय पर नहीं थे। ये बात मैं विशेष रूप से क्लियर कर देना चाहूंगा कि आपको मैं जितने भी वंशों की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि हम सभी को जो इतिहास विषय के जो भी शुरू करते हैं बच्चे, उनको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये जितने भी परमार, आपके चालुक्य, कई सारे चालुक्यों के वंशकों के बारे में बातें होती हैं, चौहानों के बारे में बातें होती हैं, प्रतिहारों के बारे में बातें होती हैं, जितने भी वंश हैं ये सभी एक साथ नहीं थे। ये सब कालांतर में बदल बदल के समय पे एक के खत्म होने के उपरांत दूसरे वंश का उदय होता चला गया है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। मैं जिन बातों को यहाँ बताता हूँ आपको बहुत ध्यान सुनना है, क्योंकि मैं ये बातें जरूर क्लियर करके रखूंगा और मैं इन पे विषय के ऊपर अलग अलग विषय पर भी क्लास बनाऊंगा। इसलिए इन क्लासों को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा जरूर से। दोस्तों यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दक्षिण में सबसे पहले जो वंश आता है वो होता है वाकाटक। ये वाकाटक जो क्षेत्र होता है ये आपका उत्तर, जैसे ही आप लोग उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवेश करते हैं और जो महाराष्ट्र का जो दक्षिणी थोड़ा सा एरिया होता है, उत्तर दक्षिणी एरिया होता है, ये आता है। दोस्तों ये जो उत्तरी भाग में आते हैं, देखिए लिखा हुआ है उत्तरी भाग में आते हैं महाराष्ट्र के, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। इनका जो विस्तार होता है वो वहां से होकर के विदर्भ तक होता है। ये उनका जो मूल स्थान था ये विदर्भ था। दोस्तों ये विदर्भ क्षेत्र कहाँ पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज के टाइम पर विदर्भ नाम का कोई भी जगह नहीं है। हालांकि रणजी जैसे क्रिकेट जो गेम्स होते हैं उनमें आपको विदर्भ की टीम देखने को मिलती है, परंतु विदर्भ जो क्षेत्र होता है, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर विदर्भ होता है। नागपुर उसका एग्जाम्पल है, उस जगह पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो उनका मूल स्थान था, इन वाकाटकों का जो मूल स्थान था यह विदर्भ क्षेत्र था, यानी बरार जो क्षेत्र था इनका मूल स्थान था, और ये स्वयं ब्राह्मण थे। महाराष्ट्र क्षेत्र पर इनका प्रवेश था। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को। और इनकी जो स्थापना होती है ये विंध्य शक्ति के द्वारा की जाती है। इसका संस्थापक होता है वाकाटक वंश का, वो विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति होता है, जिसने 255 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना की थी। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि अति प्राचीन वंश था, कालांतर में खत्म भी हो जाता है और इस जगह पर एक नए वंश का उदय हो जाता है और उस वंश का नाम होता है राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण वंश है। इसके अतिरिक्त मैं इन सभी क्लासों पर भी अधिक चर्चा करूंगा, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इनको यहीं पर खत्म कर दिया है। मैं इनके ऊपर बराबर से चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी मैं चर्चा कर रहा हूं कि कौन कौन से वंश यहाँ पर थे जब भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, इसलिए मैं आपको यहाँ ये चीज बता रहा हूँ। हालांकि ये वंश खत्म हो चुका था, फिर भी मैंने इसकी चर्चा यहाँ पर थोड़ी सी कर ली है। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश था यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, और इस वंश की स्थापना जो की थी वो 735 ईस्वी में दंतीदुर्ग नामक व्यक्ति ने की थी। दोस्तों आपको संस्थापक कौन थे याद रखना है, आपको इसके महान शासकों का नाम याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि स्थापना कब की गई थी। दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें, साथ ही आपको कैपिटल भी याद रखनी है। मैं इन सब विषयों पर छोटी छोटी वीडियोस बना के डालता रहूंगा, आपको अपने नोट्स प्रॉपरली बना करके रखने हैं। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंतीदुर्ग नामक व्यक्ति ने, और यह पूर्व में वातापी के चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। दोस्तों याद रखिएगा चालुक्य जो है, ये चालुक्य वंश भारत के अंदर 4 मिलते हैं। तो समय समय पर कुछ, एक समय पर सभी नहीं रहते हैं, कालांतर में बदल बदल के आते रहते हैं। तो एक जो चालुक्य होते हैं जो कि होते हैं वातापी के चालुक्य, ये इसी महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से पर आया करते थे और काफी शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। इसी चालुक्यों में एक शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, और इसी पुलकेशिन नामक व्यक्ति ने ही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी की घाटी नर्मदा के युद्ध पे उसको पराजित किया था। तो वही वातापी के चालुक्यों के ही सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूट वंश के दंतीदुर्ग, और उन्होंने ही उनको पराजित करके, उनको हरा करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इनकी कैपिटल का नाम क्या था, मान्यखेत। ये मान्यखेत इनकी कैपिटल का नाम था, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो दोस्तों ये दक्षिण के प्रमुख बड़े वंश थे। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण वंश आता है जो कि है आपका पल्लव वंश। दोस्तों पल्लव वंश बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि पल्लवों की जो कैपिटल थी वो कांची थी। आज के टाइम पर आपको कांची, आपको सभी को पता है कांची कहाँ पड़ता है। कांचीपुरम तमिलनाडु का एक शहर है कांचीपुरम, जहाँ की साड़ियां फेमस है बहुत अधिक। तो ये कांची जो है ये पल्लवों की कैपिटल हुआ करती थी, और इसकी जो संस्थापक थे माना जाता है। हालांकि कांची जो पल्लव एक वंश है ये अति प्राचीन वंश माना जाता है, आपको एंशिएंट में भी देखने को मिलता है, पर उनका जो वास्तविक जो रूप देखने को मिलता है वो जो आपको देखने को मिलता है, जो यानी आप बोल दें कि राजनीतिक उत्कर्ष जो उनका होता है वो होता है सिंह विष्णु के द्वारा, यानी 574 ईस्वी में। तो ये इसका वास्तविक संस्थापक मान लिया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, ये दक्षिण के महत्वपूर्ण राज्य थे। कालांतर में पल्लव वंश का जब खात्मा होता है तो यहाँ पर चोल वंश उदय होकर के तेजी से आता है। अब आपके सामने एक प्रश्न और आ सकता है कि आप कहेंगे सर चोल तो बहुत पहले आ चुके थे,
जैसे कि हम लोग बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में चोल, चेर, पांड्य, तीन दक्षिण के महत्वपूर्ण शक्तियां थी, जिनकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, मैं हमेशा एक बात बोलता रहूंगा कि कभी भी किसी वंश का अंत नहीं होता। ये वंश या तो कभी संकुचित हो जाते हैं या कभी बहुत अधिक विस्तारित हो जाते हैं, कभी भी किसी चीज का अंत नहीं होता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इतिहास हमेशा इस बात को बोलता है कि कभी भी किसी वंश का अंत नहीं होता। वही चीज हुई है दोस्तों, पल्लवों की शक्ति का विस्तार हुआ था, लेकिन पल्लवों के ही सामंत हुआ करते थे चोलों के कुछ व्यक्ति, और जो है यही चोल अपने राज्य की स्थापना करके पुनः विस्तार कर देते हैं और उसी क्षेत्र को कवर कर देते हैं। तो चोल जो होते हैं ये नई शक्ति बन के आते हैं। चोलों की विशेष महत्ता ये थी कि ये समुद्र पर ही बहुत अधिक शक्तिशाली थे, जिस कारण से इन्होंने दक्षिण पूर्वी भारत का दक्षिण और पूर्वी जो राज्य थे, कुछ कई कंट्रीज थी जैसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, यहां तक समुद्र पर भी इन्होंने काफी बड़े क्षेत्र पर कवर करने की कोशिश की थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही चाइना यानी चीन के साथ भी इन्होंने अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे। तो दोस्तों चोलों की महत्वपूर्ण नौसेना की स्थापना हुई थी और इन्होंने पल्लवों को ही पराजित करके, यानी पल्लवों के सामंत हुआ करते थे और उनको ही हरा करके इन्होंने अपने वंश की स्थापना कर दी थी। तो आपसे मैं कह सकता हूं कि तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के टाइम पर चोलों का नाम देखने को मिलता है, परंतु इनका जो राजनीतिक उत्कर्ष हुआ था, राजनीतिक उत्कर्ष इनका जो हुआ था वह होता है 9वीं शताब्दी में। याद रखिएगा दोस्तों कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व भी चोलों का जिक्र होता है, परंतु इनका जो वास्तविक राजनीतिक उत्कर्ष होता है वो 9वीं शताब्दी में हो जाता है। तो काफी लंबा वक्त गुजर जाता है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों इस बात को। तो यहाँ पर इनका जो क्षेत्र होता है वो मैसूर, मद्रास आदि ये सब महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। अब एक और राज्य की बात करते हैं, पांड्य शासन। दोस्तों मैं मैप भी आपको बाद में दिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस मैं जो पढ़ाता जा रहा हूँ उसको सुनते जरूर जाइएगा। दोस्तों पांड्य शासन था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र पर इनका अच्छा खासा शासन था। मैं बोल रहा हूँ तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र पर, मदुरा हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, ये कुछ ऐसे जगहें थी जो दक्षिणी क्षेत्र पर आती हैं और यहाँ पर इनका पांड्यों का शासन था। परंतु ये बहुत संकुचित हो चुके थे, इनकी शक्तियां जो है वो पहले जैसी नहीं थी, अब ये बहुत कमजोर हो चुके थे, परंतु अभी भी जीवित थोड़े बहुत थे। अब बात करते हैं चेरों की। दोस्तों चेर जो शासन था, याद रखिएगा सुदूर दक्षिणी क्षेत्र पर 3 ही शासक आते हैं, चोल, चेर, पांड्य। हालांकि इनकी शक्तियों को खत्म कर दिया था पल्लवों ने, और बाद में इनकी शक्तियों को पल्लवों ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, और बाद में चोलों ने भी इनकी शक्ति का पूरी तरीके से हनन कर दिया था। तो दोस्तों चेर जो थे ये सीमित थे आज के कोचीन, यानी मैं बोल दूं केरल के क्षेत्र पर, यानी केरल का जो क्षेत्र था वो इनका क्षेत्र था। तो दोस्तों मैंने आज की क्लास में, यानी पिछली 3 क्लासों का अंत किया है आज, और अगली क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत पर आक्रमण की, यानी सिंध पर सबसे बड़े आक्रमण की। भारत में किस प्रकार से इस्लाम यानी अरबियों का आक्रमण होता है उसके बारे में हम बहुत अधिक से अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों उसका पूरा बैकग्राउंड मैंने 3 क्लासों में बताया है, यदि आपने अभी तक इसको नहीं देखा है जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय